हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है तो जो आपके सिलेबस से है उसको कंप्लीट करवाने लगा हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसमें पूरा टॉपिक्स पर्यावरण से रिलेटेड एक वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद सेकंड टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी क्या है। तो देखिए, जो न्यू बैच है सन 2025 सन 2026 के बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो सन 2026 सन 2027 सन 2028 29 के बच्चे हैं, सारे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे न्यू बैच आता रहेगा तो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बीए वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि देखिए आपको जो सिलेबस में सब यही चीज़ें रहेंगी, NE के अकॉर्डिंग यही होगा। तो इसलिए आप टॉपिक यही सब रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको यही है। इकोलॉजी तो यही रहेगा, इकोलॉजी तो बदल नहीं जाएगा। तो इकोलॉजी यही रहेगा, तो पढ़ना ज़रूरी है। अब वीडियो शुरू करते हैं टॉपिक पे। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी को अब हम समझेंगे क्या है क्या नहीं। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया गया है। हैकल के द्वारा निर्मित इकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है। पहला है इकोस प्लस लोकोस। इकोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी बायोलॉजी की एक शाखा है, यानी इकोलॉजी। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था? सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में किया था। लेकिन अर्नेस्ट हैकल के पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का यूज किया था। उन्होंने इसका यूज 1865 ईस्वी में किया था। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था रेटर। इकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है। इकोस का मतलब है रहने का स्थान, लोकोस का मतलब है अध्ययन। इस प्रकार निवास स्थान का अध्ययन आगे चलकर इकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। प्राकृतिक अवयवों में आपसी तालमेल की अनूठी व्यवस्था पाई जाती है। संपूर्ण जंतु जगत एवं वनस्पति जगत मिलकर कार्य करते हैं। प्रकृति के सभी जैव और अजैविक तत्वों के परस्पर गहरा सामंजस्य पाया जाता है। इन्हीं के परस्पर तालमेल से पारिस्थितिकी या परितंत्र की रचना होती है। पारिस्थितिकी को ही परितंत्र कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। इसकी रचना होती है, यानी इसका मतलब है कि जीव जंतु का अपने आसपास जितनी भी प्राणी हैं उन सभी अजैविक जैविक सभी चीज़ों से जो संबंध बनता है, उन्हीं संबंध के विषय में अध्ययन करना ही इकोलॉजी है। कई विद्वानों ने अपने हिसाब से इकोलॉजी को डिफिनेशन किया है। तो पहले देखेंगे हम हैकल के अनुसार। अब देखते हैं हैकल के अनुसार क्या परिभाषित किए हैं। हैकल के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थव्यवस्था तथा प्राणियों के अपने जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों का अध्ययन है। यानी इसका अर्थ होता है, क्या कहना चाहते हैं, सब एक ही बात कहना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से।
यानी कि जीव जंतु अपने आसपास जितनी भी प्राणी हैं उन सब का अजैविक जैविक सभी चीज़ों से जो संबंध बनता है उन्हीं का अध्ययन ही इकोलॉजी है। अब हम देखेंगे वार्मिंग के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन का विज्ञान है। इसमें कहते हैं वार्मिंग यानी जीवों के समस्त पर्यावरण के संबंध के विषय में अध्ययन ही करना के विषय में ही उनके जीवों के संबंध के विषय में ही अध्ययन करना ही इकोलॉजी है। टेलर के अनुसार अब देखेंगे हम पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। रिटेलर भी उन्हीं के भाषा में डिफिनेशन कहते हैं कि जीवों के समस्त पर्यावरण यानी जीवों के आसपास समस्त पर्यावरण के समस्त संबंधों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी का स्वरूप बहुत बड़ा है, इसलिए इकोलॉजी के छोटे छोटे पार्ट हैं और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम क्या है। तो अब देखिए, पारिस्थितिकी क्रियाशील इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। किसी स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न जीव जातियों की आबादी मिलकर जैवीय समुदाय बायोटिक कम्युनिटी बनाती है। ये सभी जीवधारी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये वातावरण से विभिन्न तत्वों तथा ऊर्जा का लेन देन करते हैं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैव समुदाय के जीवों की संरचना कार्य एवं उनके वातावरण से पारस्परिक संबंध को परितंत्र करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी स्वयं एक विशाल परितंत्र है। क्या है? पृथ्वी स्वयं एक इकोलॉजी है। ओडम के शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी यह वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशील बनाए रखते हैं। तो ओडम के शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र की डिफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। यदि एग्जाम में पूछता है तो लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र नेचर इकोसिस्टम, दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो फर्स्ट वाला देखेंगे। पहले हम प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है। प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है, इसका मतलब क्या है, अब हम देखते हैं। इस पारितंत्र का निर्माण प्रकृति स्वयं करती है। ये प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मरुस्थल, जलीय चारागाह, वन। इसका निर्माण कौन करता है? प्रकृति ही करती है। नेचर है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। नंबर पहला, स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत जो वन प्रदेश, जो जंगल वाले प्रदेश, जो घास वाले क्षेत्र तथा मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं तो उसे स्थलीय परितंत्र कहते हैं। नंबर दूसरा, जलीय परितंत्र के अंतर्गत लवणीय, अलवणीय तथा जवारन आदि के जीवों में आते हैं।
तो उसे जलीय पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं, उसका मेजर टॉपिक 2 था, उसको भी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा देखेंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इसका मतलब है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। कहने का आशय है कि मानव अपने बल बुद्धि विद्या से जो बनाता है तकनीकी, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। तो देखिए, अगर मानव वनों को काटकर कारखाने, आवास, महानगरों का निर्माण करता है तो वह कैसा सिस्टम है? इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम होगा, जिसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हम देख चुके हैं। अब देखेंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे है। पारिस्थितिकी तंत्र की रचना 2 प्रकार से है, तो उसमें डिवाइडेड है। पहला है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 पॉइंट्स हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। अब बारी बारी से इन तीनों के विषय में हम देखेंगे। उत्पादक का मतलब देखेंगे हम स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं ने के कारण इस श्रेणी में आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भोजन स्वयं अपने आप से बनाते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता का अर्थ क्या है? समस्त जीवधारियों जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के प्रकार। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय उपभोक्ता। अब हम देखेंगे तीसरा अपघटक क्या है। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के उत्सर्जित पदार्थों और उनके मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो अपघटक कहते हैं। अपघटक के अंतर्गत मृतोपजीवी, कवक तथा जीवाणु आते हैं। अपघटकों को प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं। अब हम देखेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक में 3 पार्ट है। जलवायु कारक, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। पहला इसका देखेंगे, इसमें 3 पार्ट होता है। तीनों पार्ट को बारी बारी देखते हैं। पहला है जलवायु कारक, क्लाइमेट फैक्टर्स क्या है। इसके अंतर्गत जल, प्रकाश, ताप आदि आते हैं। दूसरा सेकंड है अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण आदि चीज़ें आते हैं। अब नंबर तीसरा देखेंगे कार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि चीज़ें आती हैं। आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।